दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के अंदर कई ऐसे कानून हैं जिन कानूनों को भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां कईयों सालों से, बरसों से, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से अब तक उन कानूनों का दुरुपयोग करती आ रही है। ऐसा ही कानून UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड मैंडेट एक्ट यानी कि आतंक विरोधी कानून। इस कानून के तहत सरकार की जांच एजेंसियाँ किसी को भी, कभी भी, किसी भी वक्त, चाहे जब, इस कानून के अंदर बंद कर सकती है। UAPA कानून को नया कानून नहीं है, पुराना ही कानून है। इसको 1967 में निवर्तमान सरकार द्वारा बनाया गया था और समय समय पर इस कानून में संशोधन होते हुए आए हैं। लेकिन अंतिम बार जुलाई 2019 में जो इसमें संशोधन हुआ था वह बहुत ही हानिकारक हुआ। यानी कि आम जन का जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार था, जो विरोध करने का अधिकार था, वह अधिकार उनसे छीन लिया गया। दोस्तों, देश के अंदर या भारत तो अन्य कोई भी सरकार जो कानून बनाती है तो वह उन कानून का अपराधियों के अलावा अपने अनुकूल नहीं होने वाले लोगों को, यानी कि जो उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ भी उपयोग में लेती है। ऐसा ही एक हमारे भारत के अंदर UAPA कानून है। तो दोस्तों, आज हम UAPA कानून के बारे में बात करेंगे। और अभी 9 सितंबर 2020 को कोच्चि की अदालत ने UAPA के 2 आरोपियों को जमानत दी। जमानत देने का मुख्य आधार ये रहा है कि विरोध करना, प्रोटेस्ट करना इंसान का संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों, UAPA जो कानून है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो UAPA कानून जुलाई 2020 में भारत की सरकार द्वारा पारित हुआ, संशोधन हुआ था इसमें। तो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के संबंध में UAPA संशोधन विधेयक को संशोधन में मंजूरी दी। यानी कि 24 जुलाई 2019 को किसी भी व्यक्ति को, चाहे जिसको, सरकार की एजेंसी उठाकर बंद कर दे, कह दे कि ये आतंकवादी, तो उसको, एजेंसी को 180 दिन का टाइम देती है। 180 दिन का मतलब होता है 6 मंथ। 6 महीने में तो आपको पता है कि आदमी की हालत वैसे ही पतली हो जाती है। तो दोस्तों, UAPA संशोधित विधेयक को राज्यसभा ने 42 के मुकाबले 147 मतों से मंजूरी दी। कांग्रेस नेता P. चिदम्बरम ने कहा कि इस संशोधन के जरिए NIA को और अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है, लेकिन सच यह है कि इसके जरिए अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को मिल रही हैं। यानी केंद्र सरकार इस कानून को अपने अनुकूल बना रही है। संसद के अंदर चर्चा के दौरान बहुत से लोगों ने, बहुत से नेताओं ने, बहुत से लीडरों ने इसका विरोध भी किया था, कईयों ने समर्थन भी किया था। उस समय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें इस बात को समझना होगा कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि ये बड़े जटिल तरह के मामले होते हैं जिनमें साक्ष्य मिलने की संभावना कम होती है। ऐसे मामले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किस्म के होते हैं। यानी कि कोई भी ग्रुप या कोई ऐसा सिस्टम अगर किसी भी संगठन पर कोई भी एजेंसी UAPA लागू करती है तो वह संगठन नाम बदल कर काम कर सकता है। यानी कि केंद्र की सरकार के गृह मंत्री ने अपनी दलील दी। उसके बाद इसमें बसपा के जो वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के हाथ मजबूत करने के उद्देश्य से उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है तथा हमें नहीं लगता कि संशोधन में कोई खामी है। इस UAPA कानून का मायावती की सरकार, मायावती की पार्टी बसपा के सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने इस कानून का समर्थन किया। और जैसे कि पूर्ववती टाड़ा, कोटा, अन्य कानून जो भी हैं उनको लोग करते हुए हीला मारम ने कहा कि इसके तहत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को पकड़ा जाएगा, लेकिन
दोष सिद्धि की दर बहुत ही कम रहेगी। यानी कि पहले भी टाड़ा बना था, कोटा भी बना था, लेकिन इन कानूनों में काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई, काफ़ी कार्रवाई हुई, लेकिन जो साबित करने की जो क्षमता है, यानी कि लोगों पे लगा तो दिया, लेकिन कुछ साबित करना जांच एजेंसियों के लिए बहुत भारी पड़ा और कुछ ही लोगों पर साबित कर पाई। यानी कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। जो सरकार का विरोध करेगा, हालांकि उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों को कठोर बताते हुए मनोज कुमार झा ने कहा कि यह विधेयक उस विचारधारा का संकेत करता है कि अगर मैं सरकार की आलोचना करता हूं तो मैं राष्ट्रविरोधी कहलाऊंगा। यानी कि यह विधेयक सत्ता का विरोध करना, राष्ट्र का विरोध करना जैसे है। यानी कि यदि मैं सरकार का विरोध करता हूं तो मैं राष्ट्र विरोधी कहलाऊंगा। यह मनोज कुमार झा सांसद, उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान इस बात को कहा था। उसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 1947 में प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिरासत में ले लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह के बावजूद उन्हें छोड़ने से यह कहते हुए मना कर दिया कि कानून अपना काम करेगा। यानी कि उस समय भी ऐसे कई कानून थे, उनमें से एक कानून के तहत निवर्तमान उप मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राम मनोहर लोहिया को अरेस्ट किया था। नेहरू के आग्रह, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के आग्रह के बावजूद गृह मंत्री ने कह दिया कि आप और हम अपना काम करेंगे और कानून अपना काम करेगा। यानी कि बिल्कुल मना कर दिया इस चीज़ को, राम मनोहर लोहिया को छोड़ने के लिए। झा ने कहा कि अगर आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया व्यक्ति 15-16 साल बाद बेकसूर साबित होता है और रिहा होता है, तो यह सवाल उठता है कि 15-16 साल जो उसके जेल के अंदर बीते हैं उसे सरकार कैसे लौटाएगी। उन्होंने कहा कि यह संशोधित कानून के अनुसार, झा ने कहा कि इस संशोधित कानून के अनुसार इंस्पेक्टर स्तर का अफसर किसी भी राज्य में जाकर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यह संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। यानी इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर्स है दूसरे स्टेट में जाकर के इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ये संविधान के संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है। असम में 12 साल के बच्चे पर, गुजरात में 12 साल के बच्चे पर और गढ़चिरौली में 14 साल के बच्चे पर टाड़ा लगाया गया था। टाड़ा कानून में, टाड़ा जो है यानी कि सरकार, टाड़ा वो कानून है, आपको अगर पता हो तो सन 1992 में यह संजय दत्त पर लगा था। जिस समय दिल्ली बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था तो टाड़ा संजय दत्त पर लागू हुआ था। ये वो टाड़ा कानून है और टाड़ा कानून भी अपने आप में बहुत एक टफ कानून था। और टाड़ा, कोटा के बाद UAPA, रासुका, ये सब ऐसे कानून हैं जो सत्ता को अपने अनुकूल रखते हैं। टाड़ा कानून की जो परिभाषा है, आतंकवादी गतिविधि में परिभाषा के साथ साथ विध्वंसात्मक कार्य को भी परिभाषित किया गया है। इसके तहत विध्वंसात्मक गतिविधि के लिए किसी को भी उकसाना, इसकी पैरवी करना या सलाह देना भी जुर्म था। साथ ही पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए इकबाली बयान का सबूत के तौर पर वैध माना गया था। हालांकि इस दंड प्रक्रिया में 164 के तहत केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही बयानों को वैध माना गया है। टाड़ा कानून में मौका ए वारदात में अभियुक्त के उंगलियों के निशान, अभियुक्त के पास हथियार या विस्फोटक की बरामदगी की सूरत में ये
माना जाता था कि अभियुक्त ने उस अपराध को अंजाम दिया है और खुद बेकसूर साबित करने के लिए जिम्मेदार अभियुक्त पर आ जाती है। टाड़ा के तहत 76,036 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से केवल 1% आरोप साबित हो पाए। यानी कि टाड़ा कानून जो था उनके अंदर 76,036 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी टाड़ा जो लगा था वो 76,036 लोगों पर लगा था। लेकिन इसमें जो जांच एजेंसियां हैं सिर्फ 1% लोगों पर ही साबित कर पाई कि ये टाड़ा के अपराधी हैं। ऐसे में आम आदमी संजय सिंह ने कहा है कि अगर इस तरह के कानून का दुरुपयोग लंबा इतिहास रहा, असम में 12 साल के बच्चे पर, गुजरात में 12 साल के बच्चे पर, गढ़चिरौली में 14 साल के बच्चे पर टाड़ा लगाया गया था। ये टाड़ा को खत्म कर दिया 2004। उसके बाद कोटा में बिना आरोप तय किए किसी भी अभियुक्त को 180 दिन के लिए हिरासत में रखने का प्रावधान था, जबकि सीआरपीसी में इसके लिए केवल 90 दिनों का प्रावधान है। कोटा में यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि आतंकवादी गतिविधि की जानकारी रखने वाला शख्स को सूचना देने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रावधान के तहत कई बार पत्रकारों को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। कोटा में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया था। इस कानून को साल 2004 में ख़त्म कर दिया गया। 2004 में जब कोटा खत्म किया गया था तब इसके तहत 1031 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल 18 लोगों की सुनवाई पूरी हुई और उनमें से 13 लोगों को दोषी पाया गया। ये टाड़ा और कोटा की स्थिति। टाड़ा और कोटा दोनों कानून ऐसे कानून थे जो देश के संविधान के मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ थे और निर्वर्तमान सरकार ने दोनों को ही खत्म कर दिया। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति या स्थायी समिति के पास भेजने जाने की मांग की, लेकिन इसके प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने कहा, जब किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो जांच के बाद उस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उस पीठ पर निर्णय करती है। लेकिन किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने पर उसके लिए निर्णय की क्या व्यवस्था होगी? विल्सन ने कहा, क्या केंद्र सरकार का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकता है? विधेयक में यह नहीं कहा गया कि केंद्र सरकार का वह अधिकारी कौन होगा जो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करेगा। उसे इतने अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? अधिकारी कोई न्यायिक अधिकारी तो नहीं। ये टोटल संसद के अंदर जब UAPA जब पारित हुआ था तो मनोज झा, ओवैसी यानी कि द्रमुक सदस्य पी विल्सन, पी चिदम्बरम सभी ने अपने पक्ष रखे, सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया कि यह कानून सत्ता के अनुकूल कानून है, देश की संवैधानिक मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन फिर भी सत्ता ने अपने दम के बल पर इस कानून को पास कर दिया और UAPA के तहत कईयों गिरफ्तारियां हुई, कईयों बार लोग बंद हुए और अब तक UAPA के तहत पुलिस कोई भी ऐसा तथ्य लोगों के खिलाफ पेश नहीं कर पाई कि लोगों पर UAPA उन जो अरेस्ट किए गए उन पर चलाया जा सके। बीते साल नवंबर में केरल पुलिस ने माओवादियों से कथित संबंधों के आरोप में 2 छात्रों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। कोच्चि की NIA की विशेष अदालत ने दोनों छात्रों को 9 सितंबर 2020 को बेल दे दी, यानी जमानत दे दी। दिल्ली केरल के कोच्चि की विशेष NIA अदालत ने राज्य पुलिस द्वारा 10 महीने पहले गिरफ्तार किए गए छात्रों को जमानत देते हुए कहा कि माओवादी सहायता होने, सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने या मजबूत राजनीतिक विचारधारा होने से किसी को आतंकवादियों में संलिप्त नहीं माना जा सकता। केरल पुलिस और NIA का कहना है कि दोनों छात्र
अल्लान हुसैन और ताहा फजल प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से जुड़े हुए थे, जिसके बाद दोनों छात्रों पर गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन्हें बीते साल 9 सितंबर को जमानत दे दी गई। अदालत का कहना है कि अभियोजन पक्ष इन छात्रों के प्रतिबंध संगठन जुड़े होने के पक्ष में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। एनआईए जज अनिल भास्कर ने आदेश में कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं की जमानत मंजूर की जाती है। यूएपीए जो कानून के तहत दोनों छात्रों को जो गिरफ्तार किया गया था, कोच्चि की अदालत ने दोनों को इस आधार पर बेल दे दी कि मात्र किसी चीज़ का प्रचार करने, राजनीतिक विचारधारा रखने या प्रोटेस्ट करने मात्र से माओवादियों से संबंधित स्थापित होना साबित नहीं होता, और प्रोटेस्ट करना, विचारधारा रखना ये व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। इसी आधार पर दोनों छात्रों को जमानत दी। वैसे दोस्तों, हर किसी का अपना विचार रहा है, लेकिन मेरे भी इस कानून के लिए कुछ विचार हैं। वो ये है कि संशोधन सरकार को किसी भी व्यक्ति की न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे भविष्य में राजनीतिक द्वेष अथवा किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरुपयोग की आशंका बनी रहेगी। इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है, पर इसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार व कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्यवस्था द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। इन संशोधन का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है। यह संशोधन किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है, जो किसी आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। परंतु राज्य का विषय है, यह संशोधन एनआईए को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है, जो राज्य की पुलिस के अधिकार क्षेत्र की कमी करता है। तो दोस्तों, ये कानून जो भी है यूएपीए, यह देश की मूल भावना के खिलाफ है और ज़्यादातर इसका दुरुपयोग हो रहा है। और जो भी सत्ता होती है वह नियम और कानून हमेशा अपने अनुकूल बनाती है, और प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार होता है। दोस्तों, यूएपीए कानून की जितनी भी परिभाषा थी वो हमने आपको बताई, और यूएपीए कानून के तहत किस तरीके से कैसे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां यूएपीए का आरोप लगा करके 180 दिन के लिए बंद कर देती हैं। 10 महीने जेल में रहने के बाद में जिन छात्रों को जमानत मिलती है, सोचिए 10 महीने के अंदर उनके कैरियर का क्या हुआ होगा, उनके भविष्य का क्या हुआ होगा। पहले भी पोटा टाड़ा जैसे कानून लागू हुए और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका हनन हुआ उन कानूनों से, और वो कानून ख़त्म किए जा चुके हैं। और यूएपीए की भी ख़त्म होने की या ख़त्म करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं।